बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से इंडो पाक हिस्ट्री से रेलेवेंट एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। 4 वीडियोस बेटा इसकी जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद फिर हम जो बरसगीर के अंदर जो है वो हमले किए थे शहाबुद्दीन गौरी ने और सुल्तान महमूद गज़नवी ने, उनको डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने जो है वो ख़ानदान गुलामा की हुकूमत को डिस्कस किया, जो कि पहली बाकायदा गवर्नमेंट थी बरसगीर के अंदर। और इसके बाद फिर हमने जो खिलजी ख़ानदान को, फिर तुगलक ख़ानदान को डिस्कस किया। आज जो है वो हमारा सीक्वल है उसी सीरीज़ का, जिसका नाम है जी द सैयद डायनेस्टी। इसको हम बोलते हैं ख़ानदान सादात की हुकूमत। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ सा टॉपिक है। देखें, 1398 के अंदर जो है जब तैमूर ने हमला किया था बर्रे सगीर के अंदर, तो उसने खिज़र खान को मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया था। तैमूर के हमले का ये असर हुआ कि जब उसने हमला किया तो उस वक्त जो है वो बर्रे सगीर में इसकी तुगलक ख़ानदान की हुकूमत थी और फिरोजुद्दीन तुगलक जो हैं वो बरसगीर के हुक्मरान थे। तो चूँकि पहले ही जो उनकी सल्तनत है वो एक अंदरूनी एक खलफशार का शिकार थी, जिसकी वजह से उनकी बैड गवर्नेंस, टैक्स कलेक्शन का ना होना, और जो है वो जो उनके नोबेल्स हैं और जो उनके गवर्नर्स हैं उनका गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना एक मेन वजह थी। तो उसके नतीजे में जो है वो एक कमज़ोर जो होती हुकूमत के ऊपर जब हमला किया 1398 में, तो उसकी हुकूमत बिल्कुल ही लड़खड़ा गई। जब तैमूर लंग जो है जो 1398 में वापस जाता है, तो वापस जाते वक्त उसने खिज़र खान को मुल्तान का जो है वो गवर्नर मुकर्रर किया। और ये वही खिज़र खान है जिसने 1414 में जब इसकी तुगलक ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म होती है तो उसने टेक ओवर किया और वहाँ पर जाकर सादात ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी। तो जो सादात ख़ानदान की हुकूमत है वो स्टार्ट होती है जी वो 1414 से, और वो रहती है 1451 तक। तकरीबन जो 37 से, बड़ा छोटा सा इनका दौरे हुकूमत है, और 37 साल पर ये टोटल जो इनकी हुकूमत मुहित है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हुक्मरान इनके कौन से हैं और उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। एक ब्रीफ सा इनका जो है ओवरव्यू लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो सैयद डायनेस्टी का। जो सैयद डायनेस्टी है उसमें जो इसके फाउंडर हैं वो हैं जी खिज़र खान। सैयद डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1414 टू 1451 ईस्वी। सबसे पहली बात इसमें ये याद आपने रखनी है कि ये जो सैयद डायनेस्टी है ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है, यानी जो सलातीन दिल्ली को हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसी का ही एक पार्ट है सैयद डायनेस्टी भी। और इसका जो दौरे हुकूमत का पीरियड है वो 1414 से लेकर 1451 तक है। तकरीबन जो है वो 37 साल तक इन्होंने हुकूमत की। सैयद डायनेस्टी केम इन पावर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है वो हुकूमत में आए थे, और इन्होंने एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत की थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और कहा जाता है कि जो सैयद ख़ानदान है इनकी सबसे कमज़ोर हुकूमत थी, और इसी वजह से तकरीबन 37 साल तक ये हुकूमत जो है वो कर सके थे। चैलेंजेस क्या थे इनकी हुकूमत के दौरान? इंटरनल रिवॉल्ट्स, अंदरूनी बगावतें, और इसके अलावा एक्सटर्नल जो थ्रेट्स थे उनकी वजह से इनका जो दौरे हुकूमत है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, और जितना भी है वो बड़ा एक कमज़ोर सा जो इनका दौरे हुकूमत है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें जी, जो सैयद ख़ानदान जो इनकी बुनियाद है हुकूमत की वो रखी थी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खिज़र खान ने। खिज़र खान जो थे वो कमांडर थे अमीर तैमूर के, और ये उस वक़्त उसने अमीर तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर जो है वो इनको मुकर्रर किया था। तो जब ये इन्होंने टेक ओवर किया 1414 में, तो उस वक्त मुल्तान के गवर्नर थे। द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिज़र खान। इसको नोट कर लीजिए। द गवर्नर ऑफ मुल्तान, जो खिज़र खान थे मुल्तान के गवर्नर थे। और तैमूर इन्वेजन कब हुआ था ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। 1398 में जो है वो तैमूर ने हमला किया था, और जब तैमूर ने हमला किया था तो उस वक्त बरसगीर में फिरोजुद्दीन तुगलक की हुकूमत थी। फिरोजुद्दीन
तुगलक की हुकूमत थी, जो कि तुगलक डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे। फिरोजुद्दीन तुगलक जो है उसको शिकस्त दी थी और इसने जो है वो दिल्ली का तया पंचा कर दिया था और बिल्कुल हुकूमत कमज़ोर हो गई। और ये 1413 के अंदर जाकर जब इनका आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन तुगलक जब उसकी डेथ होती है तो फिर जो है वो खिजर खान ने इसको टेक ओवर किया था। The dynasty struggled to maintain control over the sultanate territories due to ongoing instability। पहले से ही जो तुगलक खानदान है तो ये इनस्टेबल एक गवर्नमेंट चली आ रही थी, तो उसी को उन्होंने टेक ओवर किया था, तो इसको जो है खातर खा इसको मजबूती वो ना दे सके। नेक्स्ट देखिए जी, खिजर खान, इसका जो दौरे हुकूमत है खिजर खान का वो 1414 से लेकर 1421 तक तकरीबन जो वो 7 साल खिजर खान ने हुकूमत की थी। और खिजर खान जो थे दैट वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉइंट इसको किसने किया? तैमूर ने अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान अपॉइंट किया। इसने दिल्ली का कंट्रोल कब लिया जी? 1414 में, जब नासिरुद्दीन तुगलक की डेथ होती है। नोट कर लीजिए, नासिरुद्दीन तुगलक की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है वो इसने इसका कंट्रोल लिया। अब इसका जो हुकूमत है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी? ये एफर्ट्स टू रीअसर्ट कंट्रोल ओवर द सल्तनत। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो उसके जो कमज़ोर हुकूमत है उसको मजबूत किया जाए, लेकिन इसको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, जैसे रेजिस्टेंस फ्रॉम रीजनल गवर्नर्स, जो इसके इलाकाई गवर्नर थे उसके अगेंस्ट बड़ी रेजिस्टेंस आई। और इसके अलावा जो एक वीक गवर्नमेंट थी, टैक्सेशन सिस्टम पहले ही वीक था, जिसकी वजह से इसकी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं चल सकी। नेक्स्ट डे है मिलिट्री चैलेंजेस क्या थे खिजर खान के, हम ये देखते हैं कि इसके मिलिट्री चैलेंजेस क्या थे। खिजर खान फोकस्ड ऑन क्विलिंग इंटरनल रिवॉल्ट्स। ज्यादा जो इसका काम था वो जो इंटरनल बगावत इसकी रिवॉल्ट थे उसके खिलाफ था। डीलिंग विद द चैलेंजेस फ्रॉम लोकल चीफ्स एंड नोबल्स, जो इलाकाई वहां के सरदारान थे, जो गवर्नर्स थे, उन्होंने इसको बड़ी रेजिस्टेंस दी थी और इसी वजह से एक मजबूत हुकूमत जो है वो कायम ना कर सका। His inability to raise sufficient revenue and maintain a strong military presence made it difficult to stabilize the empire। अब जो मेन चीज है, इसके पास भी रेवेन्यू की शॉर्टेज थी। रेवेन्यू की शॉर्टेज क्यों हुई? क्योंकि जो गवर्नर थे मुकामी वो इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, रेवेन्यू कम था। और जब रेवेन्यू कम हो तो फिर आपके पास जो है वो प्रॉपर मिलिट्री नहीं होती स्ट्रॉन्ग, जो आपकी हुकूमत को जो है वो कायम रख सके। तो इस वजह से जो इसका दौरे हुकूमत है एक बड़ा ही वीक दौरे हुकूमत जो है वो समझा जाता है। अगला जो इसका किंग है इस डायनेस्टी का, उसका नाम है मुबारक शाह। और मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक तकरीबन जो है वो 13 साल तक जो है वो बरसगीर में हुकूमत की। मुबारक शाह सक्सीडेड खिजर खान। मुबारक शाह जो है वो खिजर खान के बाद हुकूमत में आया और इसने एफर्ट को जारी रखा अपनी सल्तनत को स्टेबलाइज करने के लिए। उसने काम क्या किया? उसने मेन एक काम ये किया कि उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए विद रीजनल रूलर्स एंड अटेम्प्ट टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर दिल्ली सराउंडिंग रीजन्स। उसने क्या किया? उसके जो इर्द गिर्द के इलाके थे, जो गवर्नर थे, जो सरदार थे, उसने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर बनाने की कोशिश की, जो कि पहले कमजोर हो चुके थे। और इसने कोशिश की कि दिल्ली के इर्द गिर्द जब अपनी हुकूमत को मजबूत कर सके, लेकिन जो इंटरनल रिबेलियंस हैं, जो अंदरूनी साजिशें हैं, वो जारी रहीं और इसकी कोशिशें जो वो कामयाब ना हो सकी। नेक्स्ट देखिए, मुबारक शाह एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। मुबारक शाह की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी? मुबारक शाह रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथन द टैक्स सिस्टम। क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं आपको कि मेन जो प्रॉब्लम थी वो रेवेन्यू कलेक्शन थी, तो इसने टैक्स कलेक्शन की तरफ जो है वो बड़ा फोकस किया था। हिज फोकस वाज ऑन इंप्रूविंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनिंग पीस इन की टेरिटरीज थ्रू हिज रीन was still marred by frequent revolts। इसका जो मेन फोकस था वो रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर था कि किसी तरीके से सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट किया जाए ताकि जो है वो पीस को मेंटेन किया जाए, अपने जो की टेरिटरीज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इलाके हैं उनके अंदर, और जो इसकी मुमलकत थी उसको मजबूत किया जाए। लेकिन जो फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स थे, जो बगावतें थी इसकी सल्तनत के अंदर हो रही थी, उनकी वजह से ये अपने मकासद में कामयाब ज्यादातर ना हो सका। नेक्स्ट देखें, असैसिनेशन ऑफ मुबारक शाह।
इसके बाद जो है वो मुबारक शाह की जो सेकंड जो के रूलर थे सैयद खानदान के, उनकी 1434 में जो है वो इनकी असैसिनेशन हो जाती है। और उनकी जो असैसिनेशन है वो भी जो इसके गवर्नर थे, नोबल्स थे, उनकी साजिश की वजह से ही हुई थी। दिस इवेंट फर्दर वीकेंड द ऑलरेडी फ्रेगाइल सैयद डायनेस्टी कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इवेंचुअली डिक्लाइन। अब जब इसकी डेथ हो जाती है, इसका कत्ल हो जाता है, तो किसी भी जो सल्तनत का जो कत्ल है उसके अगर सुल्तान को कत्ल कर दिया जाए तो इससे सल्तनत की मजबूती के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। सल्तनत पहले वीक थी, तो इसके बाद जो इसकी जब उसको कत्ल कर दिया गया तो फिर उसके बाद इसकी जो सल्तनत है वो मजीद टुकड़ों में बट गई और कमजोर होना स्टार्ट हो गई। तो इसमें मेन चीज ये थी कि 1434 में मुबारक शाह की असैसिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए मोहम्मद शाह, अगले जो हुक्मरान आते हैं सैयद डायनेस्टी के, वो मोहम्मद शाह हैं और उन्होंने 1434 से 1445 तकरीबन कोई 11 साल 12 साल तक हुकूमत की थी। मुबारक शाह की असैसिनेशन के बाद मोहम्मद शाह आते हैं जो कि इसके नेफ्यू भतीजे थे। ये मोहम्मद जो मुबारक शाह के भतीजे थे मोहम्मद शाह, उन्होंने 1434 में जो है वो इनकी हुकूमत को संभाला था। अब इसके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? हिज रीन सा इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पायर, जो उसकी सल्तनत है वो मजीद टुकड़े होती गई। रीजनल गवर्नर्स गेंड मोर ऑटोनॉमी, जो मुकामी गवर्नर थे वो ज़्यादा खुदसर होते गए, उन्होंने बगावतें करना शुरू कर दी और इस तरह जो दिल्ली का जो होल्ड है वो क्या होता चला गया? कमज़ोर होता चला गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रीजन। इकोनॉमिक जो है वो इंस्टेबिलिटी कैसे हुई? ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रूल द सल्तनत फेस्ड सीवियर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ड्यू टू डिक्लाइन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉस ऑफ की टेरिटरीज टू द रिबेलियन गवर्नर्स। अब तीन चीजें यहां पर उन्होंने बयान की हैं। एक तो जो उसके गवर्नर्स थे उनके पास जो ज़मीनें थी उन्होंने अपने ऊपर कब्जा कर लिया उसके ऊपर, यानी वो खुद मुख्तार हो गए। उन्होंने सल्तनत को टैक्सेशन देने से और जो उसकी जो प्रोडक्शंस हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तो जब वो नहीं मिलेगी सल्तनत को, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई और उसके बाद जो वो रेवेन्यू भी इनसफिशिएंट कलेक्शन होना शुरू हो गया। और जो अहम इलाके थे जहाँ से मेन रेवेन्यू और प्रोडक्शंस आती थी वो सारे के सारे उन्होंने गवर्नर्स ने ऑटोनॉमी अख्तियार कर ली, वो खुद मुख्तार हो गए, जिससे जो सल्तनत मजीद वीक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं आलम शाह। आलम शाह जो थे वो लास्ट किंग थे सैयद डायनेस्टी के और इनका जो दौरे हुकूमत है वो 1445 से लेकर 1451 तक है। आलम शाह लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी लैक द लीडरशिप एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, यानी जो आलम शाह से जो पहले थे उनके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत काबिलियत थी कि वो मुल्क को चला सकते थे, लेकिन जो एक आलम शाह था एक बिल्कुल ही निकम्मा हुक्मरान था। इसके अंदर लीडरशिप की भी कमी थी और मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की भी इसके अंदर एबिलिटी नहीं थी। हिज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्दर डिक्लाइन इन द सल्तनत, मजीद सल्तनत जो है वो डिक्लाइन कर गई, एंड इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ रीजनल रूलर्स, और जो मुकामी जो रूलर्स हैं उनकी मनमानियां अपनी करने लगे और उन्होंने उनकी जो अपनी जो गवर्नर्स के अंदर खुद मुख्तारी है उन्होंने अपनी को उसको बढ़ा लिया। नेक्स्ट देखें, फॉल ऑफ सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी का जो है वो जवाल 1451 में आलम शाह चूंकि अभी मैंने बताया आपको कि बड़ा वीक हुक्मरान था और उससे हुकूमत चल ही नहीं रही थी, तो उसने वॉलंटियरली अपनी हुकूमत छोड़ दी। उसने कहा जी कि मैं हुकूमत करने के काबिल नहीं हूं, तो उसने जो अपनी हुकूमत है वो एक पश्तून एक नोबल थे जिसका नाम था बहलोल लोदी को इसने हुकूमत दे दी और ख़ुद ही उसने उसको हैंड ओवर कर दी और उसने हुकूमत जो है वो अबंडन कर दी। तो यहाँ से जो है वो सैयद डायनेस्टी का जो है वो एक इख्तिताम होता है और लोदी डायनेस्टी का जो यहाँ से आगाज़ होता है। तो यहाँ से ये भी नोट कीजिए कि जो बहलोल लोदी है दैट इज़ द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक हुकूमत की थी। 1526 में लोदी डायनेस्टी की भी हुकूमत ख़त्म हो जाती है जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। फिर आगे से जो है वो मुगलिया दौर शुरू होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहलोल लोदी जो है ही टुक द कंट्रोल ऑफ दिल्ली ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ सैयद रूल। उसने क्या किया कि उसको हुकूमत को ले लिया। किससे लिया?
आलम शाह से लिया और इसने एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी, नई डायनेस्टी की बुनियाद रखी, जिसको हम तारीख के अंदर लोधी ख़ानदान की हुकूमत के नाम से याद करते हैं। डिक्लाइन की रीजंस क्या थी सैयद ख़ानदान की? तो सबसे पहले जो है वो बहुत सारे इसके फैक्टर्स थे। एक तो वीक सेंट्रल अथॉरिटी, जो मरकज़ है वो कमज़ोर था और वो अपने इलाकों को इकट्ठा ना कर सका। ऑन गोइंग रिवॉल्ट्स, वक्तन फ़वक्तन बगावतें होती रहती थी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं था, और जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स हैं, जो बैरूनी हमले हैं, उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को मज़ीद जो है वो कमज़ोर कर दिया। इंटरनल रिबिलियंस एंड रीजनल ऑटोनॉमी, इंटरनल रिबिलियंस ने भी जो है वो इस को कमज़ोर किया। आप देखते हैं कौन कौन सी हैं। सैयद रूलर्स फेस नंबरस इंटरनल रिबिलियंस बाय एम्बिशियस रीजनल गवर्नर, जो इलाकाई गवर्नर हैं वो बजाय इसके कि हुकूमत से तावन करते, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावतें, लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इसके अलावा जो है वो द वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अलाउड दीज गवर्नर्स टू असर्ट मोर ऑटोनॉमी, रिड्यूसिंग द सल्तनत कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज। इससे क्या हुआ कि जो मरकज़ है उसका कंट्रोल गवर्नर पर कम होता गया और गवर्नर ने अपने इलाकों में खुद मुख्तारी हासिल कर ली, जिससे मरकज़ के अंदर हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई। एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑन द सैयद डायनेस्टी, एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से हैं देखें इसमें। फेस थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग शर्की रूलर्स ऑफ जौनपुर, जौनपुर के जो रूलर्स हैं उसने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है जी। इसके अलावा इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली काउंटर दीज थ्रेट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डायनेस्टी डिक्लाइन। अब जो मरकज़ की हुकूमत थी उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बैरूनी हमलों को जो है वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते, जिससे हुकूमत जो है वो मज़ीद डिक्लाइन होती चली गई। इसके बाद मिलिट्री स्ट्रक्चर अंडर द सैयद, देखे कि मिलिट्री स्ट्रक्चर इनका कैसा था। The Sayyid dynasty military structure was weakened due to the lack of resources and declining the revenue. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे जिससे इनका मिलिट्री जो है वो स्ट्रक्चर खराब होता चला गया। रूलर्स रिलाइड हैवीली ऑन रीजनल गवर्नेंस फॉर मिलिट्री सपोर्ट विच रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेंट्रल फोर्सेज। सेंटर के अंदर कोई प्रॉपर फोर्स नहीं थी और वो जब भी कोई बैरूनी हमला होता था तो वो अपने गवर्नर्स की तरफ देखते थे कि वहाँ से कोई इमदाद आएगी, लेकिन गवर्नर्स पहले ही जो है वो ऑटोनॉमी अनाउंस कर चुके थे, तो इससे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद वीक होती चली गई और अल्टीमेटली जो है वो आखिरी जो इनका हुक्मरान था आलम शाह, उसने जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए। नेक्स्ट देखें जी, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी है उसकी कल्चरल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, यानी उनके जो है वो कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हुई। इन्होंने ये रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लामिक कल्चर, बहुत बड़े सपोर्टर थे इस्लामिक कल्चर के, इस्लाम के बहुत बड़े हामी थे। इन्होंने मदरसे और मस्जिदें बनाई। इसके अलावा इनके अंदर इन्होंने जो है वो इंडो इस्लामिक कल्चर को प्रमोट किया दिल्ली के अंदर अपने दौरे हुकूमत के अंदर। नेक्स्ट देखें, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अख्ताम कैसे हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि जो आखिरी इनके हुक्मरान थे आलम शाह, उन्होंने वॉलंटरली जो है वो लोधी डायनेस्टी को अपनी हुकूमत जो है वो मुंतकिल कर दी। आलम शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी और उससे जो है वो बहलोल शाह ने जो है वो बहलोल लोधी जो है उसने हुकूमत को टेक ओवर किया और वहाँ से जो है वो 1451 ईस्वी में बरसगीर के अंदर एक नई डायनेस्टी यानी लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो ये था मेरा बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा एंड इट विल हेल्प अ लॉट इन प्रिपेयरिंग योर वन पेपर एग्जाम। बेटा इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर के साथ जो कि हमारा नेक्स्ट है मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत, उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।